हेलो साथियों। आज हम कक्षा 6 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो सीटेट है ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सीटेट क्या करता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। आते हैं और ये जो एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की है, आते हैं अपने सबसे पहले लेसन 1 पे। इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, एक रसीदा नाम की लड़की है। ठीक है, उसका सवाल है। सवाल क्या है समझिएगा। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी ना। रसीदा जो है एक दिन बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी जो निगाह है ना, एक सुर्खी पर पड़ी। ठीक है, एक सुर्खी, जैसे आप देखेंगे पेपर में बहुत सारी सुर्खियाँ दी हुई होती हैं, तो उसी पेपर में कोई एक सुर्खी दी गई थी। ठीक है, उस पर उसकी निगाह पड़ती है कि 100 साल पहले। सुर्खी क्या थी? 100 साल पहले। फिर वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, है ना। 100 साल पहले भाई क्या हुआ था, कैसे कोई उसके बारे में पता लगा सकता है। तो उसके लिए कुछ नियम बताए हैं, कैसे कैसे जानकारी मिलती है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। कैसे पता लगाएं, हेडिंग है कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, है ना। कल क्या हुआ था उसके लिए हम तो रेडियो सुन लेंगे, जानकारी मिल जाएगी। या फिर टेलीविज़न अर्थात टीवी देख लेंगे, वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी कल क्या हुआ था। या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, है ना। जो कल का अखबार है उसको भी पढ़ लेंगे तो हमें जानकारी मिल जाएगी कल क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, है ना। जो पिछले साल की बात, अब 1 साल पुरानी बात कर रहा है या फिर उससे भी पुरानी बात करें। ठीक है, कि साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, है ना। जो उस समय में कोई आदमी रहा हो तो उससे क्या कर सकते हैं हम, कि उससे बात कर सकते हैं, उससे उस समय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें बहुत पहले क्या हुआ था, तो ये कैसे जान सकते हैं। मान लीजिए कल क्या हुआ था, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, टीवी देख लेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, पिछले साल क्या हुआ था, तो उसके लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो उस समय स्थित रहा, उसमें मौजूद रहा हो, तो उससे हम जानकारी मिल जाएगी हमें कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, ठीक है, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हेडिंग है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हेडिंग क्या है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे। अतीत मतलब पुरानी बातें, जो बातें बीत चुकी हैं उसकी बात हो रही है ना, कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, यानी आखेटक किसे कहते हैं? शिकारियों को ना। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय, ठीक है, उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है, हम बात करते लोग कहाँ रहते थे। हेडिंग है लोग कहाँ रहते थे। देखिए नीचे एक फिगर दिया हुआ है, मानचित्र एक, ठीक है, वहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। ठीक है, नर्मदा नदी का पता लगाइए। ये कह रहा है कई लाख वर्ष पहले। अब देखिए 1-2 साल की बात नहीं कर रहा है, ये कई लाख साल पहले जा रहा है। ठीक है, अब कई लाख साल पहले कैसे हमें जानकारी मिलेगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कई लाख साल पहले, ठीक है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। मतलब कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते। संग्रह मतलब कलेक्शन, इकट्ठा करना। ठीक है, वे जानवरों का शिकार भी करते थे। क्या करते थे? जानवरों का शिकार भी करते थे। तो नर्मदा नदी के बारे में क्या बताया है कि जो नर्मदा नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि कई लाख साल पहले ना लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग क्या करते थे, ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। और ये क्या करते थे कि अपने भोजन के लिए वे, ठीक है, अब जंगल में क्या होगा? पेड़ होंगे, पौधे होंगे, ठीक है, वहाँ पे फल फूल भी मिल जाएगा हमको। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों,
फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से कलेक्शन किया करते थे। और क्या करते थे कि वे जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। शिकार मतलब आखेट करते थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए यहाँ के बारे में क्या बताया है, ठीक है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, अब बात की कब की कर रहे हैं, 8,000 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया था, ठीक है। ये कहना चाहता है कि जो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, कि इसी क्षेत्र में मतलब किरथर और सुलेमान पहाड़ी वाले क्षेत्र में लगभग 8,000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि देखिए भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। किसको पालतू बनाना शुरू किया, भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशु को उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे, ठीक है। तो जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों हैं, इनके बारे में क्या बताया कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करते थे ना कि यहाँ पे लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को क्या करते थे, पालतू बनाया अपना। और फिर यहीं पे जैसे ना सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को इन्होंने उपजाना आरंभ किया था। और ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग गाँव में रहते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्व में। देखिए कह रहा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, है ना। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया, चावल, ठीक है। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए ये हमारा मानचित्र है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इधर देखें आप, तो ये आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी वाला क्षेत्र। और इधर बताया था विंध्य पहाड़ी, ठीक है। ये आपकी कौन सी, ये विंध्य पहाड़ी है, ठीक है, विंध्य पहाड़ी है। और इधर आपकी कौन सी है, उत्तर पूर्व में ये गारो पहाड़ी है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा हुई थी। आगे चलते हैं। कह रहा मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखिए सिंधु और सहायक नदी उनकी कौन कौन सी हैं। यह है आपकी सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी है, सिंधु नदी, ठीक है, जो सीधे पाकिस्तान में चली गई। अब देखिए यहाँ पे कौन थी इसकी सहायक नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये सब किसके सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अब देखिए सहायक नदी को हम ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं ना। तो सहायक नदियाँ क्या होती हैं कि वे नदियाँ होती हैं ना कि जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। आगे कह रहा है कि लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। इसने क्या बताया कि सिंधु और जो इसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ पे इसने क्या बताया था, सबसे पहले तो ये बताया कि सहायक नदी कहते किसे हैं। तो सहायक नदी उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। और कह रहा है सिंधु और जो सहायक इनकी नदियाँ हैं, इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ था कि लगभग 4700 साल पहले, ठीक है, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या हुए थे, फले फूले थे। अगर हम बात करें गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। कब हुआ था, 2500 साल पहले हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन। अब देखिए यहाँ पे गंगा नदी कहाँ है और सोन नदी कहाँ है। ये हमारी गंगा नदी कौन सी है, गंगा नदी, ठीक है। और ये हमारी सोन नदी। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। अब सहायक नदी क्या होती है, वे छोटी नदी होती है जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी यानी सोन का पता लगाओ। कह रहे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध
के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम बात करें मगध की। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा भारत था, ठीक है, पहले अखंड भारत था ना, इसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद। और इन 16 में से जो 8 महाजनपद थे वो हमारे आज के उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। उसी में था एक आपका मगध, मगध महाजनपद, ठीक है। जो मगध था ना, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और ये था कहाँ पे? ये गंगा के दक्षिण में था, ठीक है। तो ये कह रहा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। शासक कहते कैसे थे? बहुत शक्तिशाली थे। तो हमने भी बताया कि जो मगध साम्राज्य था वो क्या था? बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली आपका साम्राज्य था। और क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि देखिए वहाँ के जो शासक थे ना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। इस देश के अन्य, ठीक है, किया था, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, ठीक है। लोगों ने क्या किया था कि सदैव जो उपमहाद्वीप है ना उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इन्होंने यात्रा किया था। अब यात्रा करने का कारण क्या था उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, ठीक है। अब देखिए ये कहना चाहता है कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, जैसे अगर बात करें हिमालय में, हिमालय वाले क्षेत्र जैसे पर्वत हो गए आपके, पहाड़ियाँ हो गई, रेगिस्तान हो गए, नदियाँ हो गई और समुद्र हो गए, इनके कारण जो यात्रा था ना वो काफ़ी जोखिम भरा होता था यात्रा उनकी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, अर्थात ये फिर भी यात्रा किया करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाया करते थे? या तो किसी काम की तलाश में जाते थे या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे आपका भूकंप आ गया है ना, या फिर नदी में बाढ़ आ गई या फिर सुनामी आ गई, ठीक है। ये सब क्या है? सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। जब ये आ जाएंगे जिस क्षेत्र में तो वहाँ पे क्या करेंगे? बहुत बड़े रूप में तबाही फैला देती हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग क्या कहते हैं? अपना जीवन नहीं जी पाते, अर्थात वहाँ लोग नहीं रह पाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे, है ना। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, ठीक है। पहले क्या करते? पहले हमारे राजा महाराजा रहा करते थे, ठीक है। उन्हें क्या करना था? अपना साम्राज्य विस्तार करना था, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना था। तो वही कह रहा है कभी कभी जो सेनाएं हैं ना, ठीक है, दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों पर, ठीक है, अपने सामान यानी मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जो व्यापारी थे, अब व्यापारी का काम क्या है? व्यापार करना, ठीक है। तो व्यापार करने के लिए भाई देखिए, व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि एक जगह बैठ के व्यापार हो जाए। तो व्यापारी क्या करते थे ना कि कभी कभी काफिले में, ठीक है, जैसे पहले व्यापारियों का भी तो काफिला चलता था ना, एक झुंड में बहुत सारे व्यापारी एक साथ जाते थे व्यापार करने के लिए। तो व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने सामान, ठीक, अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। अब बात कर रहा है धार्मिक गुरु की, ठीक है। धार्मिक गुरु कौन? जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु थे ना वो लोगों को, उनका काम है शिक्षा देना, ठीक है, और सलाह देना लोगों को, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो सके, लोग समझ सकें एक दूसरे को, है ना। जो धार्मिक गुरु थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो कुछ कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको नए नए स्थान खोजना अच्छा लगता था, है ना। तो वो क्या करते थे कि नए स्थान को खोजने के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा किया करते थे, ठीक है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला है। इनसे क्या हुआ? जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो किसी अदर क्षेत्र में गए, वहाँ के लोगों से मिले। जब वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो बातचीत करेंगे, तो उनके विचारों को समझने का मौका मिलेगा। ये एक दूसरे, जो दो लोग मिले ना, अब यहाँ के क्षेत्र का और वहाँ के क्षेत्र, दो जगह के लोग मिल गए तो आपस में क्या करेंगे? बातें करेंगे, तो जिससे इनके आचार, इनके विचार हैं, इनका आदान प्रदान होगा। तो एक दूसरे के विचारों को क्या करेंगे? जानने का इन्हें अवसर मिला, ठीक है। अच्छा, ये तो बात थी पहले की, लेकिन हम बात करें कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं।
ठीक है, हेडिंग है आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग क्या किए कि यहाँ आए और यहीं पे बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध, ठीक है, समृद्ध किया। आगे चलते हैं। कह रहा है कई सौ वर्ष, ठीक है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब हम बात करेंगे देश के नाम। जैसे हमारे देश का नाम क्या है, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो देश का नाम हमारे क्या है, वहाँ पे लिखा है इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, मतलब इंडिया भी है, भारत भी है। अब उसी बारे में चर्चा होगी। देश के नाम हेडिंग है अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। किसका, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब बात आएगी कि इंडिया कैसे पढ़ा और बात आएगी भारत कैसे पढ़ा। बात करें इंडिया शब्द की, ठीक है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है, इंडस से। अगर हम बात करें इंडस की, ठीक है, जिसका संस्कृत में क्या अर्थ होता है, सिंधु होता है। ठीक है, तो इंडस का संस्कृत में अर्थ क्या होता है, सिंधु होता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम मतलब जैसे आपका ऊपर उत्तर हो गया, इधर और इधर पश्चिम हो गया। ठीक है, इसकी बात करें उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, ये वेस्ट है आपका, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को सिंधु को कहा था, हिंदोस कहा था। ठीक है, अथवा इंदोस कहा। और इसी नदी के पूर्व में, इसके पूर्व में, ठीक है, स्थित भूमि को, ठीक है, भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। क्या कहा था, इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, तो भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 साल पुरानी कृति जिसे ऋग्वेद, इसमें क्या होता है, मिलता है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा हमारा, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अच्छा, पूछे आपसे कि वेदों की संख्या, तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अतीत के बारे में कैसे जानें, हेडिंग है अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अतीत मतलब पुराने समय में, है ना। तो एक तरीका तो है कि उस समय जो पुस्तक लिखी गई थी पुराने समय में, उसको हम ढूंढें और पढ़ें, है ना, तब तो हमें जानकारी मिलेगी अतीत के बारे में। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। क्या कही जाती थी, पांडुलिपि कही जाती थी। देखिए पहले क्या था, पहले पेन, कागज़, पेंसिल तो नहीं हुआ करता था। तो ये लोग क्या करते थे ना, ये पुस्तकों को हाथ से लिखते थे, लेकिन एक लकड़ी की छाल हुआ करती थी, उस पर इसको लिखा जाता था। ठीक है, तो इसी हाथ से लिखे होने के कारण इसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों पढ़ना और ढूंढना है। मतलब जो पहले पुस्तक लिखी गई थी उसको ढूंढे और पढ़ें, तो वहाँ से हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जो ये पुरानी जो पुस्तकें जब पहले लिखी गई थी, तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी। कैसे, हाथ से, जिनके कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, मैन्युस्क्रिप्ट। तो शब्द लैटिन शब्द मेनू, ठीक है, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक, ठीक है, पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभी हमने बताया ना पेड़ के छाल पे लिखी जाती थी, तो वही बात यहाँ पे बताया
कि जो पांडुलिपियाँ हैं जो हाथ से लिखी जाती थी, यह क्या करती यहाँ क्या होता था ना कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाला जो भूर्ज नामक पेड़ था, कौन सा भूर्ज नामक पेड़, ठीक है, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, ये है देखिए पांडुलिपि, ठीक है, उस समय लिखी गई थी। आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब चूंकि देखिए पेड़ों की छाल पे लिखी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं उसको कीड़े तो खा ही जाएंगे। ठीक है, यही कह रहा है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई थी। ठीक है, कुछ क्या कर दी गई थी, नष्ट कर दी गई थी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ अब कहाँ से प्राप्त होती थी उसके बारे में बताएगा। तो प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। कहाँ से, मंदिरों और विहारों से। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो जो पांडुलिपियाँ थीं इसमें किस विषय किसके बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है, तो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन कि राजाओं का पहले कैसा जीवन था, ठीक है, औषधियाँ, विज्ञान इत्यादि के बारे में क्या होती है, हमें यहाँ से जानकारी मिल जाती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं सॉरी इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो पहली क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन गया कि जो प्राकृत शब्द था उसका प्रयोग कौन लोग करते थे, तो वो आम लोग करते थे। ठीक है, जो आम लोग थे, आम नागरिक थे, वे लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिले हैं। ठीक है, तो अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है, जो पत्थरों पे लिखे जाते थे। तो वही कह रहा है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, कह रहा उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, तो जो शासक थे वो क्या करते थे, जब लड़ाई लड़ते थे तो उसका जो जो मतलब जो लड़ाइयों में उन्होंने जो अर्जित किया, ठीक है, उन विजयों का उसका लेखा जोखा रखते थे उसमें। आगे कह रहे हैं, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। भाई कठोर सतह है तो उस पर लेख लिखवाने में तो कठिनाई तो आएगी ही, उसी के बारे में चर्चा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी ना। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, ठीक है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरातात्वविद कहलाता है। पुरातात्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, कह रहा है बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, पहले के समय से हमें, पहले जो समय था, ठीक है, वो लोग इसका यूज़ किया करते थे, तो वहाँ से हमें ये मिला है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग, ठीक है, जो पात्र दिखाया गया है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, अब मतलब ये तो आपका लेफ्ट था, इसकी बात किया। अब राइट में एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। ठीक है, ये देखिए सिक्का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाइयाँ भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक जानवरों,
चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, है ना। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, आगे कहता है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? स्रोत शब्द का। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार किसे कहते हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब स्रोत मिलेगा तो उसके, ठीक है, जब स्रोत प्राप्त होगा तो हमें अतीत के बारे में पढ़ना बहुत क्या होगा, रोचक हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। क्यों होता है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि पहले क्या हुआ था। एक हेडिंग है अतीत एक या अनेक। अगली हेडिंग क्या है? अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग, ठीक है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, है ना भाई। देखिए, जो पशुपालक हैं, जो कृषक हैं, अब राजा महाराजा रानी है, तो उनका जीवन अलग, इन लोगों का जीवन अलग, तो सबका जीवन क्या था यहाँ पे? अलग अलग था। ठीक है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेदभाव अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, जैसे आज हो रहा है वैसे पहले भी हुआ करता था ये सब। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब बात करेंगे तिथि का मतलब। ठीक है, कि तिथि का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए तिथियों का मतलब कह रहा है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अभी एक बात हम बता रहे हैं, देखिए, जो आपने पढ़ा होगा, एक बीसी था, एक एडी था। ठीक है, बीसी किसे कहते हैं, एडी किसे कहते हैं? तो जो हमारे ईसा मसीह थे, जब इनका जन्म हुआ, ठीक है, तो इनके जन्म से पहले की जो घटनाएं घटित हुई थी ना, उसे हम बीसी में लिखते हैं, और इनके बाद में जो घटनाएं घटित हुई उसे हम एडी में लिखते हैं। ठीक है, उसकी बात यहाँ की जा रही है। अतः 2000 वर्ष पहले का कहना, 2000 वर्ष, ठीक है, कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, जिसको हमने बीसी कहा था, ठीक है, अभी बताया था, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। मतलब हमने अभी बताया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं ना, उसे हम बीसी में लिखते हैं, यानी बिफोर क्रिस्ट, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद में जो घटनाएं घटित हुई है उसे हम एडी में लिखते हैं, अर्थात एनो डोमिनी। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है।
आगे कह रहा है कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह मानो एनो डोमिनी नामक क्या कह रहा है कि यह मानो एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का कॉमन प्रयोग, ठीक है, प्रयोग कॉमन एरा, मतलब जो सीई होता है उसका अर्थ होता है कॉमन एरा, तथा जो बीसीई होता है इसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। तो सीई जो लिखा है उसका मतलब क्या है आपका कॉमन एरा, और जो बीसीई होता है इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले से है। ठीक है। तो बीपी का मतलब क्या है, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले।